आप कह रहे हैं कि सब खामोशी से हो रहा है, कुछ चीजें ऐसे हो रहा है, लेकिन ये तो एक तरीकेकार होता है, हर पार्टी का अपना जो होता है तरीकेकार होता है। तो हमारा लिस्ट अभी कुछ दिनों में वो भी जारी होगा, वो भी शाया होगा और वो भी आपके सामने आएगा। और बाकी सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं जहाँ पे हमें यहाँ कोalition नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, हमें जहाँ पे हमें कोalition में सीटें मिली है, हम वहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत पाएँ और सरकार हमारी बने। बिल्कुल, आपने कहा कि तरीक़ाकार होता है, बिल्कुल तरीक़ाकार होता है, पार्टी अपने रास्ते पे चलती है और चलना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके की चीज़ें हम देख पा रहे हैं ग्राउंड पे, क्या वाकई कांग्रेस के अंदर भी उसी तरीके की नाराज़गी है? कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी इसी वजह से नहीं हो रहे हैं कि ऐन मौके पे जारी करेंगे तो ना ही उसका तोड़ दूसरी पार्टी निकाल पाएगी और ना ही जो नाराज़ उम्मीदवार हैं वो अपने बगावत के सुर उभार पाएंगे। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, मैं जहां तक मेरा पार्टी को एक तरफा छोड़ के जी। मैं हर पार्टी से मतलब ये तो हर एक के लिए मतलब अप्लाई होता है कि जो कैंडिडेट हो उसका एक्चुअली पहले ही होना चाहिए शाया कौन कहाँ पे है, ताकि वो उसी हिसाब से मेहनत करे, उसी हिसाब से काम करे। और ये देखिए तो पार्टियों का तरीकेकार क्या है, तो मतलब इसमें ये हर एक पार्टी का ऐसा ही होता है। आप बीजेपी का भी देखिए कैसे मतलब लास्ट में लिस्ट आ जाता है। तो मतलब किसी हद तक ऐसा भी होता है कि मतलब नाराज भी होते हैं बहुत सारे, क्योंकि देखिए अगर मैं अभी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, वहां 10 लोग पैनल में होते हैं, ये मुमकिन नहीं है ना कि 10 के 10 को मैंडेट मिले एक पार्टी से। तो इसीलिए जिस एक को मैंडेट मिले तो 9 को तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस में लाना होता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो यही कारण है, कभी डिले भी हो जाता है। ठीक है राजेंद्र गुप्ता साहब, जिस तरीके से हमने बीजेपी में देखा था शुरुआती दौर में बगावती सुर उभरे लेकिन कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी है और यही वजह है कि आरएस पठानिया वाला मामला जो आपने देखा है वो भी अब कहीं ना कहीं नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको और केसर टीवी के सारे व्यूज को मेरा नमस्कार, आदाब। भाई साहब, बात ऐसे है कि जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर असेंबली के, वो पूरे जोरों शोरों से जो है वो शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट फेज हमारा बड़ी जल्द आने वाला है और सेकंड फेज की आज जो है विड्रॉवल लास्ट डेट थी वो खत्म हो गई है। आस्ता आस्ता सारी चीजें जो है वो सामने हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये मेरा मानना है कि हर एक सीट पे आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ा ऊंचा है। उस नाते से हर सीट से बड़े बड़े 8-8, 10-10 कैंडिडेट जो हैं वो आकांक्षा रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट असेंबली में उनकी हो, वो अपने उस खित्ते को जो है रिप्रेजेंट करे। मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है हमारी इस डेमोक्रेसी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए। मगर मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी की टिकट मिलती है उसको ड्यूटी लगती है कि आप इस असेंबली को जीत के रिप्रेजेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो लोग हैं वो उसके साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, कमल के फूल के लिए काम करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। उसके लिए वो बाकी चीजें जो है वो हम सब के लिए छोटी हो जाती हैं। हम तन मन से जो जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में, वो पूरे तन मन से लग के भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर के में एक बार सरकार बनाएंगे। इसलिए छोटी मोटी बातों को हम सब वर्कर, सब नेता साइड लाइन करके पार्टी के लिए एकजुट होंगे और पार्टी को आगे ले जाएंगे। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पवन खजूरिया साहब नाराज हैं आरएस पठानिया को टिकट देने की वजह से, बाकी और भी लोग हैं जो इससे पहले हमने बगावती सुर देखे थे। क्या गुप्ता जी वाकई बीजेपी के अंदर इस मरतबा कुछ नया तरीक़ाकार, नया सिलसिला शुरू किया गया है कि जो पुराने लोग थे उनको साइडलाइन करो, नए लोगों को सामने लाओ ताकि आवाम का वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिले? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी तंजीम है जी। अब ये कोई छोटा परिवार नहीं है, बड़ा परिवार है। बड़े परिवार में हर बच्चे को अपने माता पिता से कुछ ना कुछ मांगने का हक है। उसी तरह इतने बड़े परिवार में, पारिवारिक परिवार में भारतीय जनता पार्टी से हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का हक है। आपने पहले भी देखा
जो छोटी मोटी नाराजगी है वो पार्टी के आला नेताओं से रहती है लोगों की, कि मुझे नहीं टिकट मिला उसको मिल गया। अल्टीमेटली हमारी जो आला कमान है वो इतनी सक्षम है कि समझाने बुझाने में कामयाब होती है। बाकी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो एडजस्ट होते हैं, इसलिए टिकट तो एक ही होती है भाई साहब। कहीं 2 कैंडिडेट होंगे, कहीं 10 होंगे, कहीं 15 होंगे। हमने लद्दाख में देखा था कि जो नाराजगी थी उसमें कहीं न कहीं नाराजगी का असर भी देखने को मिला, रिजल्ट पे उसका असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन लद्दाख में एमपी का सीट लोकसभा इलेक्शन में हार गई। साहब लद्दाख का इशू और जम्मू कश्मीर की असेंबली का इशू बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम एक करके नहीं दे सकते। जैसे लद्दाख में देखा होगा पार्लियामेंट इलेक्शन और जम्मू में देखा होगा, जम्मू में भी हमारे पास पार्लियामेंट सीट पे 4-4, 5-5 लोग जो थे पार्लियामेंट की सीट पे लड़ने के लिए तैयार थे, मगर अल्टीमेटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और जुगल जी का फाइनल जब हाईकमांड ने किया, सारी की सारी टीम जो लोग वो मांग रहे थे मैंडेट, वो आपने देखे कि फ्रंट रो में खड़े होकर पूरी तरह वॉलंटियर की हैसियत से आगे खड़े होकर जो है वो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए आप ले की जो चीज को जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में अप्लाई नहीं होती है, हर जगह की एक अपनी अपनी चीज है। मैं कह रहा हूँ ये मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकटों के लिए इतने लोग जो है वो टिकटें मांग रहे हैं, क्योंकि वो लाइन में लगे हैं, वो काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, इसलिए टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। ये पार्टी का मुद्दा है गुप्ता जी, ये पार्टी का मुद्दा है, हम पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं, बिल्कुल आप लोग इस पे फैसला करिए। मैं आपसे ये राय समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से अभी एनसीओ और कांग्रेस के अलायंस पे सवाल उठ रहे हैं, लगातार सभी बड़ी पार्टियां मेन स्ट्रीम की जमात सवाल उठाती नजर आ रही कि एक झूठा अलायंस है, इसका कोई फायदा नहीं है और ये दोनों एक साथ कभी जमा नहीं हो सकते। बीजेपी क्या सोचती है इसके ऊपर? बीजेपी का तो सीधा सा मानना है कि इन अलायंस, ये जो 3 परिवार हैं, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे ये गांधी परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, इन लोगों ने आपस में बांट के ही जो जम्मू कश्मीर को लूटा है उसकी मलाई सबके जेब में गई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये टाइम, इसलिए इनका चेहरा जो है बेनकाब हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे, कि इन्होंने 70 साल में लोगों को मिलिटेंसी दी, बेरोजगारी दी, पिछड़ गए हम लोग बड़े थी, कभी 370 के नाम पे, कभी सेल्फ रूल के नाम पे, कभी रायशुमारी के नाम पे। मैं कहता हूँ कि हमें और कुछ नहीं मिला। 10 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक नया जम्मू कश्मीर देखा है, इसलिए पूरी तरह जो 2 महीने पहले पूरी तरह पार्लियामेंट इलेक्शन में इससे भी बड़ा अलायंस था, उसको पूरी तरह रिजेक्ट किया है। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब बुरी तरह हारे हैं, कांग्रेस 2 सीटों पे लड़ी, 2 की 2 सीटों पे बुरी तरह हारी हैं। महबूबा जी लड़ी, महबूबा जी बुरी तरह हारी हैं। इसलिए बौखलाहट है, ये जितने मर्जी गठबंधन बना लें, मैं कहूंगा ये गठबंधन नहीं बनेगा, ये कहीं ना कहीं ठग बंधन बनेगा। लोग इससे पूरी तरह वाकिफ हैं, पूरी तरह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हक में लोग उतर चुके हैं। गली गली गांव-गांव आप देखेंगे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो नारा हमने दिया हो कि इस बार हम जम्मू कश्मीर में सरकार में आएंगे, हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में जो है जम्मू कश्मीर की सरकार में आएंगे और इससे जम्मू कश्मीर के हालात मेजॉरिटी आपकी सरकार बनेगी, इसके ऊपर हम जरूर आपसे पूछेंगे। डार साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई ये गठबंधन जिस तरीके से ठग बंधन की बात कही जा रही है, गठबंधन नहीं ठग बंधन है, क्या वाकई कांग्रेस एनसी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या पीडीपी की तरफ से हो, एआईपी की तरफ से हो, जिसकी भी तरफ से हो, क्या वाकई इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है? देखिए, पार्टियों का ये है कि वो तो इल्जाम तराशी करते रहते हैं और बीजेपी का तो ये जब से वो आए हैं उनका तो ऐसा ही रहा है, हम चलाएंगे नहीं, हम ग्राउंड पे प्रैक्टिकल दिखाएंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि सरकार यहाँ हमारी जो कोलिशन सरकार बनेगी वो नेशनल और कांग्रेस की सरकार होगी। आप ये लिख के लीजिए, हम चलाएंगे नहीं, हम ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं हर कॉर्नर पे। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि
मतलब पार्टियों में इधर उधर है, ठगबंधन, ये तो कुछ भी मतलब नाम देते हैं कभी भी। इनका जो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इन्होंने एक वादा दिया था उस टाइम, जो इन्होंने बोला था स्टेटहुड हम वापस करेंगे, हम बहाल करेंगे स्टेटहुड। आज तक तो 10 साल बीत गए, 10 सालों में स्टेटहुड नहीं दे पाए। मुझे आप बताइए, जो मैं यहाँ बात करना चाहूंगा इनसे, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, हार जीत तो आती जाती रहेगी। मुझे ये बताइए, जो हमारे नौजवान बेचारे हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं, बिजली का बिल आप देखिए, जिस बेचारे का इनकम कुछ नहीं है उसका 3,000 आ रहा है, मैं उस पे बात करना चाहूंगा। तो बाकी सीट वो तो हम आपको 4 तारीख 5 तारीख को दिखाएंगे, सरकार तो हमारी यहां होगी, आप देखिए, वो तो हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, उसमें ना हम चलाएंगे ना हम कुछ कहेंगे। और जो हम काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, आप वो भी देख रहे होंगे, बीजेपी कहां है और हम कहां है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन बीजेपी ने बिजली, पानी, गैस, रोजगार, 5 लाख रोजगार की बात कही। मैनिफेस्टो में बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं, पूरी कितनी होगी मुझे नहीं मालूम, वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया और बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर के बहुत कुछ किया है। तो आपका मैनिफेस्टो कब जारी होगा? हमारा मैनिफेस्टो भी 1-2 दिनों में जारी होगा, लेकिन मुझे एक चीज आप बताइए, मैं वो 15 लाख की बात कर रहा हूं, 15 लाख कहां गए? फिर तो बोला ये कि जुमला था। देखिए, हमने जहां पे हमारी सरकारें हैं स्टेटों में, आप वहां पता कीजिए, जो हमने मैनिफेस्टो में बोल दिया वो तो करके दिखाया प्रैक्टिकल। मुझे आप कांग्रेस को आप छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए, एक कश्मीरी होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि आप मुझे बताइए, स्टेटहुड उसका टाइम फ्रेम 10 साल हो गए, टाइम फ्रेम कीजिए ना, कब देंगे? और मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने इनसे, क्या जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, आप ये बताइए कब तक देंगे? ये देंगे नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा इनसे स्टेटहुड हम ही बहाल करेंगे, कांग्रेस पार्टी, और किसी में उतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो क्या वाकई गुप्ता जी जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी की जानिब से ठगा जा रहा है स्टेटहुड के नाम पे कि वक्त आने पे हम देंगे, और कांग्रेस कह रही कि वो लोग नहीं दे पाएंगे, कांग्रेस ही देगी? भाई साहब, मैं कहूंगा कि भाई साहब, कांग्रेस का काम है झूठ बोलना। स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है, तो कांग्रेस का कहीं सेंटर में अता पता नहीं। स्टेटहुड ये कैसे देंगे मुझे नहीं समझ आ रही जी। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के हाउस में गृह मंत्री जी ने ये कमिटमेंट करा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, और इनके मांगने ना ये मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात इन्होंने कही कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं भाई साहब कहता हूं कि आपने आज तक कहा, आपने कहा था ना 84 में नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, आप नहीं हटा पाए। आपने जम्मू कश्मीर की बिजली तक बेच दी, आप बात नहीं कर पाए। मैं कांग्रेस के साथी को यह पूछना चाहता हूं, क्या अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 370 और 35A को वापिस लाएंगे, हम मिलिटेंटों को यहाँ से रिहा करेंगे, और जब हम वापिस आएंगे और जो पहाड़ी और गुज्जर को एसटी मिला हुआ है उसको हम खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूं ये फंस चुकी है, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में फंस चुकी है कि इनको वो जो ISI के हेडक्वार्टर में बैठ के एनसी ने मैनिफेस्टो लिखा है, तो इनको वो इनका मैनिफेस्टो भी वही टाइपराइटर कर उन्हीं के टाइपराइटर से टाइप हो रहा है। कांग्रेस के तो समझ नहीं आ रही ये निगले क्या और तूके क्या, इनके लिए परेशानी बन गई है। इनको जवाब देना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि 370-35 से वापिस लाएगी, कांग्रेस इससे सहमत है। वो कह रहे हैं कि पहाड़ियों और गुजरों का रिजर्वेशन हम खत्म करेंगे, ये उससे सहमत है। वो कह रहे हैं जितने मिलिटेंट बंद हैं उनको हम छोड़ेंगे, क्या कांग्रेस उससे सहमत है? ये जवाब उनको देने पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं बिजली की, हम बात कर रहे हैं पानी की, हम कह रहे हैं कि यहाँ 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड मोदी साहब ने दिया, हम सरकार में आएंगे उसकी कीमत हम 5 से 7 लाख करेंगे। हम कह रहे हैं हम 10,000 किलोमीटर नई सड़कों का जाल बिछाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसान निधि में 10,000 नए किसान जोड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह जो एसटी है उसकी हिफाजत करेंगे, जो चाहे गुज्जर बकरवाल चाहे पहाड़ियों के पास है, चाहे ओबीसी को 8% दी है, हम कह रहे हैं हम उसकी हिफाजत करेंगे और उस पर पहरा देंगे। ये कह रहे हैं हम वापिस छीनेंगे, इसलिए इनको क्लियर करना चाहिए। अब ये बेवकूफ ना बनाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कश्मीर में चलाएंगे, कांग्रेस एक और नया बुला के जम्मू में चलाएगी।
ठीक है गुप्ता जी, आपके सारे सवाल मैं पूछ लेता हूं मुजफ्फर साहब से। और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने कम समय में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, बीजेपी ने बहुत सारे इल्जामात लगाए। मैं चाहूंगा कि सवाल दोहराने से ज्यादा आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, मुझे आप ये बताइए, पहले इनका तो यही काम है, इधर उधर का बोलना और लोगों को ऐसी विवादों में फंसाना। आज तक तो बीजेपी ने तो ऐसा ही काम किया, ग्राउंड लेवल पे तो यहाँ कहीं पे है ही नहीं, इनका नामो निशान नहीं है। ये पहले ये जवाब दे, जब इन्होंने पहले इस बात का जवाब दे, जब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, तब जो उनका प्रोग्राम था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो साइन हुआ है बीजेपी के द्वारा, मुझे ये पता है कि क्या हुआ, उसमें क्या लिखा था। तब इन्होंने वो पढ़ा है कभी? उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हुए थे, और ये बाद में मुकर गए। देखो, ये हर एक बात से बाद में मुकरते हैं। तो कांग्रेस, इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस प्रैक्टिकल है। कांग्रेस जो कहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक को साथ लिए चली है आज तक, तभी जाके आज जो भी कुछ बेचा जा रहा है कंट्री में, वो कांग्रेस का बनाया हुआ, वो कांग्रेस का सब कुछ दिया हुआ। तो आज बीजेपी उसी को खत्म कर रही है। मुझे आप लोगों से जुड़िए ना, आप ग्राउंड लेवल पे आइए ना, आप देखिए लोग जहर खाने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास आजकल फाइनेंशियल इतना मतलब प्रॉब्लम है कि कहने की बात नहीं है। आप देखिए महंगाई कहां पहुंची है। इन्होंने तो जमींदारों को मारा, तब वो इनको वो जो 3 कानून वो वापस लेने पड़े। आप मुझे बताएं, ये कानून बना के पहले 1000 किसानों को मारा, उसके बाद उसको वापस लिया। ये सारा लोगों को विवादों में फंसाना चाहती है बीजेपी। आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं आपसे क्रॉस ये पूछना चाहता हूं कि अगर अवाम को इतनी ही परेशानी है महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम तर दिक्कतें जो आपने गिनवाई, किसानों को इतनी प्रॉब्लम है, मैं ये पूछने की कोशिश करूंगा, क्या बीजेपी अपने बलबूते पे जीत जा रही है? क्योंकि अवाम को ही वोट करना है, अवाम को ही जिताना है, तो फिर बीजेपी जीत तो रही है ना लगातार। आज भी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और कल भी मैं इंशाल्लाह, जब हम यहां सरकार बनाएंगे, आपके साथ ये बोलूंगा कि ग्राउंड लेवल पे ये कहां थे और हम कहां पे है। लेकिन वो तो जीत का दावा कर रहा है। बीजेपी तो जीत का दावा कर रही, फुल मेजॉरिटी से जीतने की बात कर रही हो। कौन? बीजेपी नहीं, इनका तो इधर एड्रेस ही नहीं है। मैं कह रहा हूं श्रीनगर में, कश्मीर में इनका एड्रेस ही नहीं है। ये तो बदकिस्मती है, ये तो ऐसे ही हवा में ऐसे ही चलाते हैं। तो इसीलिए इनका काम ऐसा ही है, लोगों को उलझाना। जो असली मुद्दे हैं उनसे ये हटे जा रहे हैं। तो असली मुद्दों पे आइए ना, असली मुद्दे पे। क्योंकि देखिए, ये भी जहां के ये रहने वाले जम्मू के, वहां भी तो प्रॉब्लम है इतनी सारी है ना, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बेरोजगारी कितनी है उस पे बात करिए ना। आप बस सिर्फ विवादों में फंसाते हो लोगों को। इधर ये हुआ, उधर 370 हुआ। इन्होंने 370 के बाद बोला था कि यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ तरक्की होगी, नौकरियां होगी, इतने लाख करोड़ों नौकरियां होगी। कहाँ है वो नौकरियां? इनसे कोई पूछता है? मीडिया को भी इन्होंने पता नहीं लगाम दे के रखी है। किसी ने पूछा इनसे? ये जवाब देना पहले तो सरकार में तो ये है, आज ये जवाब देना। इन्होंने लोगों को बर्बाद कर रखा है, यहाँ के कश्मीरियों को। तो मुझे बताइए, ये लोग जवाब दे। कांग्रेस से क्या जवाब मांगते हैं? कांग्रेस तो अभी अपोजिशन में बैठी है, इक्तिदार में ये है। मुझे ये बताए, यहाँ दिन को 100-200 लोग मेरे पास आ जाते हैं कि हम क्या करें, ये 3000 की बिल है, ये 4000 की बिल है, अब बिजली, अब वाटर पे भी मीटर लगने जा रहा है। तो आप मुझे बताएं ना, इन्होंने लोगों को दिया क्या? बस 370 का ढोंडूरा पीट रहे हैं। 300 ढोंडूरा पीटने से क्या होता है? मुझे ये बताएं। मुझे 370 को आप अभी छोड़िए, आप मुझे बताइए जो बेरोजगार बेचारे बैठे, उनकी बात करिए ना। उनकी तो आप बात करते नहीं है। आप महंगाई की बात करते नहीं है, किसानों की बात करते नहीं हो। किसानों में देखिए कितनी परेशानी है। केसीसी का लोन उनका बेचारा वो दे नहीं पा रहे हैं। उनकी बात करिए ना, लोगों की बात करिए ना। मत उलझाइए लोगों को, मत करिए ये बातें। आप सब लोग तो उलझाते हो, मत उलझाओ यार। वैसे तो इंसानियत काम करो ना, इंसान बन के काम करो ना यार। कम से कम यार, मरना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक को जाना है यहाँ से। अच्छा करके जाओ ना, अच्छा करो। चलो, एक को नहीं आया, दूसरा तो करके दिखाए ना। लेकिन सिर्फ बातों में उलझाते हैं लोगों को। लोग तो मुसीबत में फंसे हैं। लेकिन ठीक है, जितनी भी चीजें आपने कही है, उसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ
उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार तो नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर के चिराग तले देखा जाए तो? चाहूंगा आपसे, बीजेपी ने बोला कि इन्होंने लूटा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा, चलो ठीक है मान लिया उन्होंने लूटा, तो जो फारूक अब्दुल्ला साहब पे जो केस लगा था वो बरी क्यों हुए उससे? ये मुझे बताइए ना। मैं इनसे पूछ रहा हूं, अगर कोई मुलवस है लाइए ना सामने, लोगों के सामने उसको आप दिखाइए ना कि ये लोग फंसे हैं। जब ये देखिए, ये उनको क्या करते हैं, अंडर प्रेशर करते हैं, ईडी का नाम लेके, सीबीआई का नाम लेके, इनको बताइए ना जो फंसा है उसको कैमरे किरदार तक पहुंचाइए ना। कि डॉक्टर साहब आपने चूंकि अगर एनसी का मसला छेड़ ही दिया है तो उस पर थोड़ी देर बात कर लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल में क्या हर्ज है, लेकिन बात सच करिए, बात टेबल की करिए। डॉक्टर साहब, फारूक अब्दुल्ला की आपने बात कही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और कहीं ना कहीं जो सियासी पंडित हैं उनकी समझ जो है सियासत के हवाले से, उनका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को इस वजह से बरी कर दिया गया, क्रिकेट वाला मामला मेरे ख्याल से आप गिना रहे थे, इस वजह से उनको बरी कर दिया गया, इस वजह से छोड़ दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से हाथ मिलाए हुए है। क्या लगता है कांग्रेस को कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का फिर अस्तित्व कैसे बचेगा? वो तो हमसे बेहतर तो बीजेपी वाले जानते होंगे, क्योंकि हमें क्या पता है अंदर से क्या है। लेकिन ये बताइए ना, अगर ये डोंडोरा पीट रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा है, मान लो मैं भी मानता हूं, लेकिन आप बताइए ना, अगर आपने उनपे सीबीआई का रेड डालवाया है, एनआईए में फंसवाया है, तो आप लाइए ना। ठीक है, अब 10 साल बीत गए यार, उम्र तो अपनी होती ही नहीं है आजकल। आप मुझे बताइए ना, लोगों के सामने क्या आ गया, वहां जीरो है। तो अगर इन्होंने उसको फंसाया, इसको फंसाया, तो लेकिन आप लाइए ना, जिसको ये फंसा रहे हैं उसका आप लाइए ना पूरा रिजल्ट, देखिए ये फंस गया है, सजा ये है इसकी, तो कहां है? तो कब देखना है हमें ये? देखिए, बातों में उलझाइए मत, बातों में लोगों को उलझाइए मत। लोगों को बहुत घाव लगे हुए हैं यहाँ। हमने 33 साल यहाँ हमारे बर्बाद हो गए हैं। 33 साल में हमने मिलिटेंसी देखी है, हमने बहुत कुछ देखा है। अब खुदारा माफ करिए यहाँ के आवाम को, अब कुछ दीजिए आवाम को, अब प्रैक्टिकल बनिए, अब आइए लोगों के काम करिए, लेकिन अब ये मत कहिए लोगों को उलझाइए मत, प्लीज प्लीज। अब मेरी उम्र भी कहां पहुंच गई। अब देखिए, जो बच्चा कल 18 साल का, वो 40 साल का, 50 साल का, अब क्या करेगा वो बेचारा। डॉक्टर साहब, जो भी बातें आपने कही बिल्कुल सही कही। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप से कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल आप दिल से कह रहे हैं, मैं मानता हूं। डॉक्टर साहब, अगर इसे ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार रही या सेंटर की भी गवर्नमेंट जिम्मेदार रही? मिलिटेंसी तो तब शुरू हुई जब एनसी, पीडीपी, कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पे हुकूमत में थी, और जब भी आप लोगों को मौका मिला कहीं ना कहीं मिलिटेंसी या फिर पत्थरबाजी या जितनी भी चीजें चल रही थी उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाया गया। देखिए, ठीक है, आप बीजेपी ढूंढूरा पीट रही है ना कि ऐसे ऐसे, वो देखिए ना, उसमें इंक्वायरी बिठाइए ना कैसे उठी है। तो ये बैठे हैं ना, ये तो दावा ही कर रहे हैं ना, तो ये आइए ना, ये तब कांग्रेस का ये है कि इतना कलीजा, कितने लोग मरे, कितने कांग्रेसी मरे, कितने नेशनल के मरे, जिन्होंने यहां उस टाइम अपनी छाती दी। तो आप बताइए ना, आप ये गिनवा रहे हैं, तो इनको बोलिए ना, ईडी इनके हाथ में है, सब इनके हाथ में, बोलिए ना, लगाइए इंक्वायरी, कहां पे क्या हुआ था बताइए ना। और आप मुझे बताइए, चाय पाकिस्तान में ये पी रहे हैं, बिरयानियां ये खा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, ये कौन कहां का इंसाफ है? क्या कह रहे हैं ये लोग? तो ठीक है, अगर बीजेपी से वाकई इतनी शिकायत है, मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो है कांग्रेस के लिए बड़े चैलेंजेस हैं वादी के अंदर। हम थोड़ी देर के लिए बीजेपी को साइड कर देते हैं क्योंकि इस वक्त 10 साल में, देखिए, सच्ची बात करनी चाहिए, चैलेंजेस तो हर एक पार्टी के लिए होती है, चैलेंजेस तो है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। कौन कहेगा कि चैलेंजेस नहीं है? चैलेंजेस तो जो फील्ड में आता है तो गिरते हैं। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी का ही भूत क्यों दिखाना चाह रही है लोगों को? चैलेंजेस तो दूसरे हैं। कांग्रेस को चाहिए था, बिल्कुल, जो आपने मुद्दे उठाए सर आंखों पे, बिल्कुल सही है, लेकिन उन मुद्दों पे कांग्रेस बात क्यों नहीं करती? उस तरह के जो मैनिफेस्टो में होना चाहिए शामिल, वो सारी चीजें अभी हो नहीं रही है। माना यह जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो चूंकि कांग्रेस के ख्यालात से नहीं मिलते हैं, इस वजह से कांग्रेस जल्दबाजी में मैनिफेस्टो जारी नहीं कर रही है। इन्होंने लोगों को भी
मतलब इन्होंने पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोंद दिया, वो रोंद के इन्होंने जो इनकी मर्जी में जो मन में आया वो कर दिया। तो इन्होंने उसी से हर एक लीडर को मतलब सीबीआई रेड, कोई रेड, एनआईए रेड, वो उसे डिस्टर्ब कर दिया ताकि कोई हमसे ये ना पूछे। ये अच्छी तरीके से काम करिए ना, मैं देखता हूं। देखिए, मैं यहाँ का बाशिंदा होने के नाते आपसे कह रहा हूं, आप पार्टीबाजी छोड़िए, मैं एक इंसान आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ मुसीबतें बहुत है। अब इन्होंने तो दावा किया था, तो कहां है? ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं। आप एक दिन निकालिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आइए मेरे साथ ग्राउंड लेवल पे, आप बताइए कहां पे कौन सा काम हुआ है। ये नहीं होता है। देखिए, रोड्स तो बनते रहेंगे, बाकी चीजें होते रहेंगे, पानी तो देना है लोगों को, ये तो हर एक गवर्नमेंट का फर्ज होता है, उनको तो ये चीजें देनी है। मुझे आप बताइए बाकी कौन सी डेवलपमेंट, किस चीज को ये डेवलपमेंट कहते हैं? तो आपसे पूछ लेते हैं इंजीनियर साहब, एक पढ़े लिखे जम्मू कश्मीर के नौजवान होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को और क्या चाहिए? अमन कायम हुआ, क्या ये बेहतर नहीं है? मैं देखिए जनाब, मैं हमेशा वकालत और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर अपने से मैं पूछना चाहूंगा कि इतने सारे बच्चे आपको ये दिखाई नहीं दे रहे हैं कि मतलब इतने सारे बेचारे, आपको पता है, आप यहाँ जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां आप देखिए कितने पेशेंट्स हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, क्योंकि माँ बाप ने जमीन बेच के उनको बनाया था, डॉक्टर बनाया था, इंजीनियर बनाया था और कोई डिग्री करवा के, तो आज वो देखे जहनी मरीज, जब काम ही नहीं मिला, जब यहाँ तो एक ही सहारा है हमें, आप भी समझ रहे होंगे, यहाँ एक ही था, वो गवर्नमेंट जॉब थी, और यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर कोई इतना है ही नहीं। इन्होंने भी डंडूरा पीटा था कि 370 के बाद इंडस्ट्रियां यहाँ खुलेगी। आप मुझे बताइए 10 सालों में आप कितने साल ये लगाएंगे? 10 सालों में क्या हुआ उसका जवाब दीजिए। जवाब बीजेपी को देना है और देना पड़ेगा। 10 सालों में मेरे युवा के लिए क्या किया इन्होंने? गरीबों के लिए। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के लिए चूंकि कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमातें वादी के तमाम तर जिलों में एंट्री नहीं लेने दे रही है, तो इस वजह से बैकडोर का सहारा लेकर के बीजेपी इंटर कर रही है, एआईपी जैसी जमातों को खड़ा कर रही है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चैलेंजेस साबित हो सकते हैं। इसका मतलब जो बीजेपी कह रहे हैं कि एंट्री नहीं लेने दे, यही तो मैंने इससे पहले भी बात कही थी कि इनका एड्रेस नहीं है, क्योंकि इनका जो मंशूर है, जो इनका झूठा प्रोग्राम है, वो तो लोगों में उनको पता है। क्योंकि अगर ये एक ही काम करते, स्टेटहुड का जो पवित्र जगह, जो पार्लियामेंट में इन्होंने बोला था कि हम यहाँ स्टेटहुड देंगे, मुझे आप बताइए स्टेटहुड देके ये देख लेते, लेकिन नहीं दिया आज तक। और लोगों में ये भी है कि बीजेपी बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी का सपोर्ट करके, मैं ये कह रहा हूं एक कश्मीरी होने के नाते मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी वादी में कैसे इंटर कर पाएगी? आप लोगों ने ऐसा हिप्नोटाइज कर रखा है लोगों को कि बीजेपी एंट्री कर ही नहीं पाती। आपने लगातार बीजेपी का बिल्कुल भूत दिखा करके पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने कि बीजेपी की एंट्री मिल ही नहीं पाती। कैसे मिल पाएगी? जब से बीजेपी सरकार आई है मेरे भाई, तब से आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बेचारे लोग मरे जा रहे हैं। मैंने कहा ना, बिजली फीस का मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बिजली फीस जिसकी इनकम 2000 नहीं है महीने की, उसकी 3000 बिल आती है। आप वो क्या कहते हैं कि बिजली पे ही पहले बात कर लेते, फिर आपके दूसरे मुद्दे पे भी आएंगे। बिजली सबसे ज्यादा पैदा होती है जम्मू कश्मीर में। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर अपने यहाँ के लोगों को 24 घंटे फ्री में बिजली दे सकती है, बल्कि दूसरे स्टेट को भी दे सकती है, और अभी दे रही है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से एमओयू साइन हुआ था, उस टाइम पे आप लोग राजी क्यों हुए थे? जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसी इजाजत क्यों दी कि हमारे यहाँ पैदावार बिजली की हो और हम दूसरों को दें और खुद भुगतें? सुनिए मेरी बात, आप अगर हम पीछे जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम बीत जाएगा। हमें तो महीने के महीने। मैं इतना कहना चाहूंगा इनसे, अगर ये लोग, चाहे कोई भी हो, ये लोग क्यों इलेक्शन पे ही बोलते हैं 200 यूनिट देंगे, 300 यूनिट देंगे? अभी बीजेपी की सरकार है ना, ये 200 यूनिट दे देना, दिखाइए ना, देके मैं मानता हूं इनको दे देना। अगर गरीबों की चिंता है, अगर आवाम की फिक्र है, अगर कांग्रेस ने गलत किया है, ये सही करे ना, मैं मानता हूं, मैं इनके पीछे चलूंगा, ये सही करे ना। लेकिन ये खुद सही करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी डंडूरा नेहरू जी पे ठोकता है, जो भी कुछ हुआ है नेहरू ने किया, गांधी ने किया, उसने किया, ऐसा मत बोलिए। हम आज
प्रैक्टिकल चाहते हैं, अभी का चाहते हैं। मेरे लोग किस मुसीबत में है वो चाहते हैं हम, उनको मुसीबत से निकालो, उनको दलदल से निकालो। हमारे सेब आज तक ऐसे सड़े नहीं है जैसे बीजेपी ने जानबूझकर रास्ता बंद करके हमारे जो मेवा सनत 50% यहाँ मेवा सनत है और उसको बर्बाद कर दिया। मेवा सनत की जिम्मेदारी तमाम बीजेपी पे आती है मेरे भाई, तमाम तर जिम्मेदारी। और ये यहाँ के लोग भी, आप एक बार सर्वे करिए ना, आप आइए ना बाहर स्टूडियो से, एक बार सर्वे करिए ना, लोगों से पूछिए ना, लोगों का हाल पूछिए ना, ये लोग बाहर आइए ना, ये लोगों के पास जाइए ना, ये जाते नहीं है। तो इसीलिए देखिए ये लोगों को विवादों में बीजेपी कह रही है डार साहब, इसीलिए तो बीजेपी कह रही है कि उनको 10 साल चाहिए, 10 साल में नंबर 1 स्टेट बना देंगे जम्मू कश्मीर को, बीजेपी का कहना है। ये नंबर 1 नहीं, आपने आज तक सुना है कहीं कि किसी स्टेट को डिग्रेड किया गया है, उसको यूटी बनाया गया है? ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एक अच्छी खासी स्टेट को डिग्रेड किया गया, उसको यूटी में तब्दील किया गया। आज तक जब भी कांग्रेस ने किसी को बनाया है, यूटी से उठ के स्टेट बना दिया है, लेकिन ऐसा कभी आज तक नहीं किया है। अगर कोई तहसील वो जिला बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, लेकिन ये बदकिस्मती रही है। या तो ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, या तो मुझे पता नहीं, मैं मतलब अब माफी चाहता हूं कि या तो ये खुद बेवकूफ है, ये दोनों में से तो कुछ है। तो बात करिए ना ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बीजेपी को साइड कर देते हैं। डॉक्टर साहब कुछ बातें और भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। महबूबा मुफ्ती के ऊपर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद यानी कि एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं चल पाएगा क्योंकि इनकी बुनियाद मजबूत नहीं है। देखिए सुनिए मेरी बात, इत्तेहाद कहां तक चलेगा वो वक्त फैसला करेगा। और पहले ही कुछ कहना, उस पर टिप्पणी करना वो सही नहीं होगा। ये कहां तक चलेगा, और जहां तक मेरा मानना है, ये जो है सरकार हम बनाएंगे और सरकार हमारी बराबर, यहाँ अब ड्यूटी है, अभी 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी।